Hello everyone, welcome to Gravity Classes. This is the day 4th of the Bridge course. हम लोग Bridge course कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमारी जो क्लास 10th में चैप्टर्स थे और उसमें क्या क्या इलेबोरेशन होके क्लास 11th में आएगा, राइट? ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में अपने लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 का फर्स्ट बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग ने 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्रीशन की बात की. नाउ इन दिस क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करें एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. क्लास 10th में आपका ये चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बट व्हेन यू मूव ऑन इन क्लास 11, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो सिस्टम्स आते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, राइट? ठीक है, तो 11th क्लास में नर्वस सिस्टम का एक अलग चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में और एंडोक्राइन सिस्टम का एक अलग चैप्टर मिलने वाला है आपको, राइट? क्योंकि 11th क्लास में इलेबोरेशन हुआ है, कोर्स बड़ा है, सिलेबस में कोई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, जो भी आपने 10th पे पढ़ा है वो बेसिक लेवल पर है, थोड़ा इलेबोरेट होकर 11th में मिलेगा आपको, मैकेनिज्म पढ़ना होगा हर चीज़ का, इसीलिए यहाँ वहाँ पे दो सेपरेट चैप्टर्स हैं. जबकि 10th में आपको डिटेल में नहीं जानना, बहुत थोड़ा सा पढ़ना होता है, तो 10th में एंडोक्रीन एंड नर्वस सिस्टम दोनों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ही आएगा. Okay, so let's start the second chapter of class 10 in biology, and that is control and coordination. Now the first question is, what is the meaning of control and coordination? आपको क्या समझ में आता है जब हम कहते हैं control and coordination? What is the meaning of this, right? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, राइट, वो किसके कंट्रोल में, और हमारी बॉडी में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है. हमारी बॉडी किसी न किसी चीज़ के कंट्रोल में होगी, राइट? ठीक, किस चीज़ के कंट्रोल में है? दैट इज द नर्वस सिस्टम, ब्रेन. आपने सुना होगा हमारी बॉडी ब्रेन के कंट्रोल में रहती है. अगर हमारा हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है या ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है या ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है या पल्स रेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो फिर इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हम लोग ने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था कि रेगुलेशन हमारा ब्रेन करता है, राइट? मतलब ब्रेन में कुछ सेंटर्स हैं जो हमारा हार्ट रेगुलेशन, ब्रीदिंग रेगुलेशन और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल किए हुए, राइट? ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो किसके कंट्रोल में है और वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. ठीक, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें दो चीजें पढ़नी होंगी, दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. एक आता है नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द एंडोक्रीन सिस्टम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हमें यहाँ पे दो सिस्टम क्यों पढ़ने? नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर को अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपका सेंस ऑर्गन परसीव करेगा. तो नर्व मतलब न्यूरॉन्स, राइट? न्यूरॉन्स के थ्रू वो इम्पल्स या वो स्टिमुलाई जो इम्पल्स है, ट्रांसमिशन होगा, मैसेज जाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन के पास और ब्रेन पर रिस्पॉन्ड कराएगा, राइट? तो ये काम नर्वस सिस्टम का है. जो भी हम एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट? ठीक है, लेकिन एंडोक्रीन सिस्टम का क्या काम है? एंडोक्रीन सिस्टम मतलब दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू द हार्मोन्स. हमारी जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनमें कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उन हार्मोन्स की वजह से हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं चीज़ों को, राइट? तो हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे. इसका मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आपको दो सिस्टम पढ़ने होंगे. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपको दो सिस्टम पढ़ने होंगे. वन इज द नर्वस सिस्टम and the second one is the endocrine system, right? Nervous system and the endocrine system. Now if I'm talking about the nervous system, then nervous system is associated with nerve. इसमें हम nerve की बात करते हैं. What is nerves? नर्व क्या होते हैं? नर्व जो इम्पल्स, जो मैसेज का ट्रांसमिशन कराती हैं, कहाँ ले जाती हैं? ब्रेन तक, राइट? व्हाट इज नर्व? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. नर्व इज नथिंग, इट इज द बंडल ऑफ एक्सॉन. ठीक है, यहाँ क्लास 10 के लेवल पे इट इज द बंडल्स ऑफ न्यूरॉन, तो हम लोग देखेंगे उसे डिटेल में. तो नर्व की वजह से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है.
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी वॉक करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपका राइट पैर, राइट लेग आगे आता है तो उस टाइम में लेफ्ट वाला नहीं आता, फिर जब आपका लेफ्ट आगे होता है तो राइट पीछे होता है। तो ये इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे लेग का किसकी वजह से है? कौन है जो कंट्रोल कर रहा है हमारी वॉकिंग को, राइट, हमारी रनिंग को, हमारे बॉडी पॉस्चर को? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है हमारे कोऑर्डिनेशन को जो हमारी बॉडी में हो रहा है, राइट, ठीक है। तो एंडोक्रीन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्रीन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद हार्मोन। हार्मोन जहां से निकलते हैं उन ग्लैंड को हम बोलते हैं एंडोक्रीन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। एंडोक्राइन सिस्टम किससे एसोसिएटेड है? हार्मोन से। हार्मोन का सिक्रीशन होता है बॉडी प्रिपेयरिंग टू रिएक्ट टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसका मतलब क्या है? जब हम कभी डिप्रेशन या बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं, राइट, जब हम कभी पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं या इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कभी इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ठीक है, और भूख कम लगती है, ठीक है, आंखें, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें कौन कराता है? हार्मोन कराता है। कौन सा हार्मोन कराता है? इमरजेंसी हार्मोन कराता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इमरजेंसी हार्मोन? यस, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कभी हम इमरजेंसी कंडीशन में जाते हैं या हमारी और बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन। इसका मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कराने में कौन से सिस्टम का रोल है? नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है और एंडोक्रीन सिस्टम का रोल है, राइट, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग सिस्टम का अलग अलग काम है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। पंपिंग ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो अलग अलग सिस्टम्स हैं बॉडी में जिनका अलग अलग फंक्शंस है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम दो सिस्टम पढ़ने वाले, नर्वस एंड एंडोक्रीन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, the next thing is 5 basic sensory receptors in human में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। you all know about it, आप सबको ये बात पता है कि 5 सेंस ऑर्गन, what is that is skin, ear, nose, tongue, right, ठीक है। these all are the sense organ, ठीक। तो सेंस ऑर्गन की बात करें तो हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, प्लीज इसे समझिएगा, जो सेंस ऑर्गन होते हैं उन पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेप्टर? रिसेप्टर किसे कहते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, रिसेप्टर मतलब विच रिसीव समथिंग। रिसेप्टर्स हम उन्हें बोलते हैं जो किसी मैसेज या स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल फैक्टर को रिसीव करता है। व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर रिसीव करता है। रिसीव व्हाट? रिसीव एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को हम एक नाम से जानते हैं। द टर्म गिवन टू द एक्सटर्नल फैक्टर इज व्हाट? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, कोई लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनीथिंग, राइट, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर मतलब व्हाट? स्टिमुलाई। तो व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर रिसीव स्टिमुलाई, राइट। तो सेंसरी ऑर्गन्स में लगे हुए होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस ऑर्गन्स पे होते हैं, राइट, जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद इनका काम क्या होता है? स्टिमुलाई को ये रिसेप्टर किन्हें दे देते हैं? नर्व्स को रिसीव कर ले, नर्व के पास चला जाता है इम्पल्स के फॉर्म में, मैसेज के फॉर्म में, और नर्व से फिर ये फाइनली कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन। हम लोग देखेंगे इसे अभी आगे फॉरवर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन, या मैं ये कह दूं नर्व के थ्रू ये कहा जाता है नर्वस सिस्टम में, राइट। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन है वो 5 सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टडी द फर्स्ट सेंस ऑर्गन। द फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट? दैट इज योर फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर। पहला सेंस ऑर्गन मैं बताने जा रही हूँ ईयर। ईयर में कोई ना कोई रिसेप्टर होगा। जो कान में रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जो साउंड को रिसीव करते हैं। कान किसको रिसीव करता है? साउंड वाइब्रेशन को, राइट। उन्हें हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स।
ठीक है, फोनो रिसेप्टर्स, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कान में जो रिसेप्टर्स है उनका नाम क्या है, फोनो रिसेप्टर्स, सेंस ऑफ बाउंड एंड बॉडी बैलेंस, ये क्या करते हैं, हमारे वाइब्रेशन को, साउंड को रिसीव करते हैं। द सेकेंड रिसेप्टर इज प्रेजेंट, द सेकेंड सेंस ऑर्गन इज आईज। आईज, क्या आंखों में भी कोई रिसेप्टर है? यस, आंखों वाले रिसेप्टर्स को हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज फोटो रिसेप्टर। जो आईज है वो क्या रिसीव करती है, लाइट, राइट, ठीक है। तो लाइट रिसीव करने वाले रिसेप्टर का नाम है फोटो रिसेप्टर। इट इज रिसीव व्हाट, लाइट, इट इज द सेंस ऑफ साइट, जो हमें दिखा रहा है, राइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी आईज में फोटो रिसेप्टर्स होंगे, वो लाइट को रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद ये नर्व के थ्रू मैसेज, इम्पल्स कहाँ जाएगा, आपके ऑप्टिक लोब में जाएगा। ऑप्टिक लोब में विजन का एक सेंटर है हमारे मिड ब्रेन में, हम लोग देखेंगे, फिर वहां पे बताया जाएगा तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या और किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तब हमें रिस्पॉन्ड करा के पता लगता है अच्छा दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, राइट, ठीक है। थर्ड सेंस ऑर्गन इज नोज। थर्ड सेंस ऑर्गन इज व्हाट, नोज में जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। व्हाट इज दैट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। हमने बताया था नेजल चैम्बर्स में एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है जहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, नोज क्या रिसीव करती है, खुशबू, स्मेल, राइट, ठीक है। क्या बन रहा है खाने में, तो ये स्मेल जाएगी नोज तक, और नोज में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो भेजेंगे कहाँ, ठीक है, आपके लोब तक जहाँ पे स्मेल रिसीव होती है, और फिर वहाँ पे पता लगेगा अरे ये खुशबू तो पुलाव की है, राइट, फिर पता लगेगा, और फिर हम कहेंगे ओके आज मम्मा जो है ना वो बिरयानी बना रहे हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज, जस्ट बिकॉज ऑफ द olfactory receptors. Now the next sense organ is skin. स्किन की बात करें तो स्किन के रिसेप्टर को हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। आपको पता है आपकी स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है, वो उसमें यू नो सेंसेशन है, उसमें समझ है, अगर कोई टच करेगा तो एहसास होता है, राइट। तो स्किन इज द सेंस ऑर्गन, इसमें जो रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स का नाम होता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर्स किस चीज़ को रिसीव करते हैं, टच, ठीक है, टच को बताते हैं, पेन को बताते हैं, कोई कुछ नीडल लगाए तो दर्द होगा, क्यों, क्योंकि सेंस ऑर्गन है, राइट, एहसास होगा, पेन को रिसीव करते हैं। हीट, टेम्परेचर को रिसीव करता है। स्किन इज द रिसेप्टर, skin का receptor is called the thermoreceptor and it receive what, touch, pain and heat, right. Now the last fifth sense organ is, that is the tongue. The fifth sense organ is tongue. टंग पे जो रिसेप्टर पाया जाता है दैट इज द गस्टेटरी रिसेप्टर, द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन टंग। जबान पे जो रिसेप्टर, जैसे आपने टेस्ट बड्स का नाम सुना होगा, टेस्ट बड्स में रिसेप्टर्स होते हैं, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे जो रिसेप्टर होता है उसको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। जब आप अपनी जबान, अपनी टंग पे कोई चीज़ रखते हो, सॉल्ट रखते हो, तो उसका मज़ा पता लगता है, टेस्ट पता लगता है, बिकॉज ये जो आपने कोई सब्सटेंस रखा है वो रिसेप्टर रिसीव करेगा, फिर मैसेज जाएगा और फिर उसका टेस्ट, राइट, उससे टेस्ट पता लगेगा। तो दिस इज व्हाट द 5 सेंस ऑर्गन जो आपको पता होना चाहिए था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम में है, नर्वस और एंडोक्राइन के सिस्टम में। पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा जो हम लोग ने 10th में पढ़ा है और 11th में क्या क्या एड ऑन हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, ठीक है, ओके। Now moving forward, the next is your nervous system. If I'm talking about the nervous system, right? So nervous system is divided into how many parts? The nervous system is divided into 2 parts, right? One is CNS, central nervous system, and the another one is PNS, peripheral nervous system, PNS, peripheral nervous system. If I'm talking about the central nervous system, it is the main center, right? Central nervous system is consist of brain and spinal cord. It is consist of brain and spinal cord. Like this is the brain, and this one is the spinal cord. So what is this? This is brain, suppose, right? And this is spinal cord. अब इस पूरे को मिला के मैं क्या कह दूंगी? What is this? This is CNS, central nervous system.
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. व्हाट इज पीएनएस? तो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम नर्व की बात करते हैं, राइट? पीएनएस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, somatic nervous system, and the second one, it is divided into two parts, and the second one is ANS, autonomic nervous system, not automatic, it is autonomic. ठीक है, बच्चे गड़बड़ करते हैं. It is autonomic nervous system, right? That is SNS and ANS. Okay? तो what is SNS? SNS में हम किस चीज की बात करते हैं? SNS में हम नर्व की बात करते हैं. ठीक है, नर्व. तो नर्व की बात करें तो नर्व एसएनएस, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एंड व्हाट इज दैट? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. स्पाइनल नर्व. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? सब लोग समझो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैम आपने कहा दिस वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन में अगर कोई मैसेज आ रहा है या ब्रेन से कोई मैसेज जा रहा है तो इस ये कौन कराएगा? कोई ना कोई पाथवे होना चाहिए ना कोई नर्व होनी चाहिए जो सेंस ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करके ब्रेन तक लेके आए, और कोई ना कोई ब्रेन से नर्व होनी चाहिए, पाथवे होना चाहिए जो ब्रेन से मैसेज वापस मसल में ले जाए और रिस्पॉन्ड कराए, राइट? ठीक है, तो दैट आर द नर्व. वो नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं, देखिए मैम बना रही है, वो नर्व जो ब्रेन से अराइज होती हैं, जो क्रेनियम से निकलती हैं, ठीक है, ब्रेन से निकलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व. एंड क्रेनियल नर्व इज द पार्ट ऑफ व्हाट सोमैटिक नर्वस सिस्टम, राइट? वो नर्व जो ब्रेन से अराइज होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रेनियल नर्व. लेकिन वो नर्व, स्पाइनल कॉर्ड भी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, तो कोई भी मैसेज पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा ब्रेन में, राइट? वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं व्हाट? स्पाइनल नर्व. स्पाइनल नर्व. इसका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तब तक के काम नहीं कर सकता जब तक के नर्व मैसेज लेके ना जाए उसमें, राइट? इसका मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होना जरूरी है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व की बात करते हैं जो मैसेज को रिसीव और मैसेज को कंडक्ट कराती हैं सीएनएस में. अगर ये नहीं होगा तो इसका होना बेकार है, राइट? ठीक है, और अगर ये नहीं होगा तो इसका होना बेकार है, क्योंकि मैसेज देगा किसको जब यही नहीं है. इसका मतलब बोथ नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट? बोथ आर इंपॉर्टेंट. So the peripheral nervous system is divided into somatic nervous system. Somatic nervous system में हम nerve की बात करते हैं. Cranial nerve. Cranial nerves are those nerves which arises from the brain, and spinal nerves are those nerves which arises from the spinal cord. Okay. Now the next part of the peripheral nervous system, that is what? That is the autonomic nervous system. The autonomic nervous system is again divided into two parts. It is again divided into two parts. दो में फिर से divide कर रही हूँ मैं ऐसे. It is again divided into two parts. One is the sympathetic nervous system. One is the sympathetic nervous system, and the another one is the parasympathetic nervous system. It is very very important. The autonomic nervous system is divided into two parts, sympathetic and the parasympathetic nervous system. Now, what is the function of this system? इसका काम क्या है? जब कभी हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में होती है, राइट? जैसे हम लोग अगर रेस्ट कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो हमारी बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन में है. हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है, हमारा हार्ट बीट नॉर्मल चल रहा है, हमारा सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, राइट? ठीक है, उस टाइम में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ को एक कांस्टेंट रखने के लिए, हर चीज़ को बैलेंस रखने के लिए. हार्ट रेट कहीं तेज़ ना हो, ब्रीदिंग रेट कहीं तेज़ ना हो. तो जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक. लेकिन जब हम कभी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, तब हमारी बॉडी का कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हम इमरजेंसी सिचुएशन को कोप अप कर पाते हैं. इमरजेंसी आने पे कोई इंसान अचानक से मर नहीं जाता, ठीक है,
उसको फेस करता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? जब कभी कोई भी इंसान इमरजेंसी कंडीशन में होता है तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दिस सिस्टम एक्टिवेटेड ऑन इमरजेंसी कंडीशन, राइट। जब कभी कोई इंसान इमरजेंसी कंडीशन में होता है, जैसे आप लोग को एग्जाम्स, जो लोग ने साल भर पढ़ा ना और सडनली एग्जाम्स आ जाए, तो वो एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन होगी आपके लिए। क्यों? बहुत स्ट्रेस में आ जाओगे आप लोग, ओ माय गॉड कैसे होगा, कल पेपर, पूरी बुक आज रात को पढ़नी है, राइट। इसीलिए कहते हैं बेटा साल भर मेहनत करो, साल भर पढ़ो, तो फिर लास्ट में क्या होगा, रिलैक्स फील करोगे, राइट। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कंसिस्टेंसी अपना जनवरी से स्टार्ट करोगे और तब जाके आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे प्रॉपर, अदरवाइज यही होगा, स्ट्रेस में आ जाओगे और स्ट्रेस में कोई काम ठीक नहीं होगा, राइट। ठीक है, तो जब कभी इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी आती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये हार्मोन रिलीज कराता है, इमरजेंसी एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। यही वो सिस्टम, फिर ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं, इन्हीं हार्मोन की वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है, हार्ट रेट हाई हो जाता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम में हमने देखा नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेन सेंटर, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। Now the next is peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of somatic nervous system and the autonomic nervous system. Somatic nervous system में हम nerve की बात करते हैं, cranial nerve, the nerve arises from the brain, spinal nerve, the nerve arises from the spinal cord, right? लेकिन autonomic nervous system में हम sympathetic और parasympathetic nervous system की बात करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जब तक कि इमरजेंसी चली नहीं जाती है। इट इज क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। द नेक्स्ट इज न्यूरॉन। अगर हमने नर्वस सिस्टम समझ लिया कि हमें नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि हमारी बॉडी में जो इम्पल्स का कंडक्शन कराता है वो कैसे होता है। मैम आपने बताया था कि ह्यूमंस की बॉडी में हर काम सेल करती है, राइट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर कोई आपका सिस्टम बन रहा है तो डेफिनेटली उससे पहले ऑर्गन होगा, उससे पहले टिश्यू होगा, उससे पहले सेल होगी। ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है? पहले सेल, देन टिश्यू, देन ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, राइट। वैसे ही जो एक नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है, सेल है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूरॉन, राइट। इसका मतलब नर्वस सिस्टम में जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो रहा है, ये जो मैसेज का कंडक्शन हो रहा है बॉडी में, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन। ये जो हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बन रहा है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन। It is what? It is the main cell of the nervous system, right? It is the one of the longest cell of the human body. So let's start neuron. Neuron के बारे में पढ़ते हैं। तो neuron को हम कहते हैं it is the longest cell. Neuron is the longest cell in human body. Human body. Please remember, it is not the largest cell. I'm not saying largest. It is the longest. Not largest, longest, right? It is the longest cell in the human body. Human body की सबसे बड़ी सेल का नाम बताइए। न्यूरॉन। Second point that is very important. Neuron is the structural and functional, right? A structural and functional unit of nervous system. Again, I am writing a structural and functional unit of nervous system. मैंने जब आपको लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन में किडनी पढ़ाया था तो किडनी में मैंने बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नेफ्रॉन, राइट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम में मैं लिख रही हूँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, राइट। ठीक है, कीप इट इन योर माइंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, राइट। ठीक, मतलब ये है नर्वस सिस्टम का जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो न्यूरॉन की वजह से है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम में जो भी काम हो रहा है इट इज ऑल्सो फंक्शनल भी है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूरॉन, तो न्यूरॉन हमारी बॉडी में बात करें तो न्यूरॉन इज
divided into 3 parts. Neuron is consist of 3 parts. 3 चीज़ों से मिलकर न्यूरॉन बना होता है. हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की डिस्कस करने जा रहे हैं. It consists of 3 parts. 3 parts, right? 3 parts. Number one is cyton. Cyton, yeah, you can call it cell body. Cell body. Number 2 is, that is your dendrites. And number 3 is axon. Let me show you in the diagram. Look here, everyone. Yes, this structure, this center part is called cyton, right? Just imagine this is the single cell. It is the cell, right? क्या कोई सेल ऐसी होती है? हमने पढ़ा है सेल की बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है. जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल. न्यूरॉन, इट इज इलोंगेटेड, राइट? ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये एक सेल का डायग्राम है. तो है ना यूनिक, थोड़ा डिफरेंट डायग्राम सेल का. इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. तो ये जो सेंटर में मैं बना रही हूँ, दिस इज द सेल बॉडी, राइट? सेल बॉडी में क्या क्या होता है? सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. आपको दिख रहा होगा सेंटर में, दिस इज द न्यूक्लियस, राइट? दिस इज द न्यूक्लियस. सेल बॉडी में और क्या होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है. न्यूरॉन में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं. द साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? ठीक है, लुक, आई एम ड्रॉइंग. Yes, this is what the center part. This is what cell body. ये जो center part आप देख रहे हो, this is cell body. इस cell body में, इस cell body के center में पाया जाता है. What is this? This is nucleus, right? Nucleus. This part is what? This part is cell body या cyton. Cyton कह सकते हो आप, या इसी को आप कह सकते हो cell body, right? इसके अंदर जो fluid present है, the fluid which is present in the cell body, it is called cytoplasm. But in neuron के जो fluid cytoplasm है उसको हम एक नाम से जानते हैं. The cytoplasm of the neuron is called neuroplasm, right? Neuroplasm. Now what is present? इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है? Inside this, mitochondria is present, endoplasmic reticulum is present, Golgi body is present, right? The cell organelles are present in the cytoplasm, right? वही सारे होंगे. इसके अलावा छोटे छोटे से granules होते हैं. That is important, जो और कहीं नहीं मिलने वाले आपको. That is called the Nissus granules, right? तो neuroplasm में Nissus granules are present. Nissus granule ये भी पाया जाता है. Nissus granule. कभी भी बायो में कुछ ऐसा वर्ड, ऐसा टर्म दिखे जिसकी मीनिंग ना समझ में आए, जैसे निसल्स. व्हाट इज निसल्स, राइट? अभी मैं बताऊंगी नोड ऑफ रैनवियर. व्हाट इज दिस? तो समझ जाना साइंटिस्ट का नाम होगा. अगर कोई ऐसा टर्म दिखे जिसका मीनिंग ना समझ में आए, समझ जाना साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया होगा, उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया, राइट? तो साइंटिस्ट का नाम है वो. ओके, तो दिस इज व्हाट साइटोन क्या करता है? साइटोन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है. कहाँ से रिसीव करता है? डेंड्राइट से. तो व्हाट इज डेंड्राइट? चलो डेंड्राइट देखते हैं हम लोग. डेंड्राइट में ये जो मैंने बनाया है, एक सिंगल को बोलते हैं हम डेंड्रॉन. क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्रॉन. लेकिन इसमें अभी फर्दर ब्रांचिंग होगी. मैं दिखाने जा रही हूँ, इसमें फर्दर ब्रांचिंग होगी लाइक दिस. इसमें फर्दर ब्रांचिंग होती है लाइक दिस. इस तरीके से और ब्रांच निकलती है. ये ब्रांचेस को हम कहेंगे डेंड्राइट्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. एक है पहला वाला सिंगल को हम बोलते हैं डेंड्रॉन, एक वचन सिंगुलर. लेकिन बहुत सारी ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट, दैट इज प्लूरल वर्ड, राइट? ऐसे ही इससे भी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती होंगी, राइट? ऐसे ही इससे भी बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, राइट? ऐसे इससे ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, ऐसे इससे ही बहुत सारी आगे ब्रांचेस निकलेंगी. दिस इज व्हाट, दीज आर द ब्रांचेस विच रिसीव द इम्पल्स या मैसेज, राइट? ये मैसेज को रिसीव करते हैं फ्रॉम द सेंसर, राइट? और मैसेज को रिसीव, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करते हैं, और मैसेज रिसीव करने के बाद ये मैसेज को कहाँ डाल देते हैं? सेंट्रल नर्व, साइटोन में, सेल बॉडी में, राइट? सेल बॉडी के बाद दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन. इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन. दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन. तो कितने पार्ट पढ़े हम लोग ने?
फर्स्ट पार्ट हम लोग ने पढ़ा साइटोन, सेकेंड पार्ट हम लोग ने पढ़ा न्यूरॉन का, दैट इज डेंड्राइट, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज एक्सॉन. नाउ इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एक्सॉन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सॉन की जो एंडिंग होती है, एक्सॉन की जो एंडिंग होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सॉन की जो एंडिंग होती है लाइक दिस, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइक दिस. एक्सॉन की जो एंड है बेटा, इनको हम बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब. क्या बोलते हैं? साइनैप्टिक नॉब. द एक्सॉन टर्मिनल इज कॉल्ड द साइनैप्टिक नॉब, राइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन की जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये पूरी सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है. लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक्सॉन के पार्ट में आ रही है उसको हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज व्हाट, एक्सोलेमा. एक्सोलेमा. अच्छा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो साइटोन की तरफ आ रही है उसको हम एक नाम दे सकते हैं. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो साइटोन की तरफ आ रही है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? न्यूरोलेमा, राइट, न्यूरोलेमा. तो वैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक्सॉन वाले पार्ट में उसको हम कह देंगे एक्सोलेमा. अब साइटोप्लाज्म भी तो होगा, देखो भाई इंपॉर्टेंट है. ये साइटोप्लाज्म जो साइटोन में आ रहा है उसको हम कहेंगे क्या? न्यूरोप्लाज्म. उसको हम कहेंगे क्या? न्यूरोप्लाज्म. यस, मैंने लिखा था, यस, दिस वन. लेकिन ये साइटोप्लाज्म आगे भी तो कंटिन्यू करेगा. अब वो साइटोप्लाज्म जो एक्सॉन वाले पार्ट में आ रहा है उसका नाम चेंज हो जाएगा. क्या? इसको हम कह देंगे दैट इज एक्सोप्लाज्म. एक्सोप्लाज्म, राइट. जिन्होंने क्लास 10th में ये वर्ड्स नहीं पढ़े, ये क्लास 11th में पढ़ने पड़ेंगे आपको. ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पढ़ा तो आपको इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्शन नहीं आ पाएगा, राइट. ठीक है, तो ये है आपका एक्सोप्लाज्म, ये है आपका एक्सोलेमा. आपको वर्ड्स पता होने चाहिए. अब अगर मैं पूछूं कि ये जो मैंने न्यूरॉन बनाया है ये कैसा न्यूरॉन है, माइलिनेटेड कि नॉन माइलिनेटेड? अब आप सोचोगे मैम ये क्या बोल रहे हैं, क्या न्यूरॉन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? यस, राइट, यस, न्यूरॉन इज ऑल्सो two different types. पहले इसको समझो. There are two different types of neuron in the human body. Two types of neuron, right? Two types of neurons. One is called, very important, one is called myelinated neuron. Myelinated neuron, right? And another one is called non-myelinated neuron, right? So what is the difference between these two neuron? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पूछा जाता है. चलिए देखते हैं हम लोग. One is called myelinated and the another one is called the non-myelinated. बहुत लिटिल डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है देखना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक न्यूरॉन बनाया, राइट. मैं बहुत रफ स्केच डायग्राम बना रही हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए, फॉर द बेटर अंडरस्टैंड, आपको समझ में आए. और मैंने एक यहाँ पे न्यूरॉन बनाया. दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइलिनेटेड एंड द नॉन माइलिनेटेड. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, ये एक न्यूरॉन मैंने बनाया है, ठीक है, रफ स्केच है. जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है उसका जो एक्सॉन है, एक्सॉन वाला जो पार्ट है, इस एक्सॉन पार्ट में माइलिन शीथ की कवरिंग पाई जाती है, जैसे मैम बना रहे हैं, राइट. ठीक है, इस एक्सॉन वाले पार्ट में माइलिन शीथ की कवरिंग पाई जाती है और इस माइलिन शीथ के अंदर श्वान सेल होती है, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब दोज न्यूरॉन in which myelinated sheath is present on the एक्सॉन पे अगर माइलिनेटेड शीथ पाई जा रही है, ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन. तो इसमें क्या क्या मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा इसे. माइलिनेटेड शीथ के अंदर सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं क्या, श्वान सेल. अगेन एक नाम आया जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट इज श्वान. ठीक है, ये क्या वो वाले सेल थ्योरी के श्वान है, राइट.
जब भी कोई ऐसा वर्ड आए बायो में जिसका मतलब, जिसका टर्म ना समझ में आए, ज़्यादातर ये जो श्वान है, निसिस ग्रैन्यूल है, ज़्यादातर ऐसे वर्ड मतलब साइंटिस्ट का नाम है, राइट, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया माइलिनेटेड शीट में क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीट है ये बेटा, ये माइलिन शीट है। ये जो मैम ने व्हाइट कलर की बनाई है दिस इज माइलिन शीट, और इसके अंदर पाया जाता है श्वान सेल, राइट। अब इन दोनों के बीच में लिटिल गैप है। अगर आप देखें, अगर आप इसको फोकस करें तो आपको दोनों के बीच में गैप नहीं नजर आ रहा है, मैंने शीट के बीच में गैप बनाया है। ये गैप को एक नाम से जानते हैं, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गैप, इट इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर, नॉट रणवीर सिंह, राइट, ठीक है, इट इज नोड ऑफ रैनवियर। अब ये मत सोचना ये रणवीर सिंह ने डिस्कवर्ड किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट, ठीक है। रैनवियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। नोड ऑफ रैनवियर इज द गैप बिटवीन टू माइलिन शीट, दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप पाया जाता है वहाँ उसका नाम दिया है, दैट इज नोड ऑफ रैनवियर, राइट। इस तरीके के न्यूरॉन को जिसमें माइलिन शीट होती है उसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। लेकिन अगर हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करें तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीट नहीं मिलेगी, एब्सेंट, राइट, माइलिन शीट एब्सेंट, माइलिन शीट एब्सेंट होगी। देखो मैंने नहीं बनाई यहाँ माइलिन शीट, क्या मैंने यहाँ व्हाइट कलर की कवरिंग बनाई है, नो, राइट। अगर माइलिन शीट नहीं है तो क्या श्वान सेल होगी, नहीं होगी। इसका मतलब श्वान सेल ऑल्सो एब्सेंट, बेटा वो भी नहीं होगी, राइट। अगर वो भी नहीं होगा तो क्या नोड ऑफ रैनवियर होगा, वो भी नहीं होगा, राइट, नोड ऑफ रैनवियर वो भी नहीं होगा, नोड ऑफ रैनवियर ऑल्सो एब्सेंट, वो भी नहीं पाया जाएगा, राइट। अब तुम सोचोगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ये जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है इनमें क्या कुछ डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस है इम्पल्स कंडक्शन का। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स मतलब होता है मैसेज, जो भी आ रहा है मैसेज, राइट। जैसे मान लो तुमने कोई ऑब्जेक्ट को टच किया, सेंस, आपका स्किन सेंस ऑर्गन है, उसने मैसेज भेजा, राइट, नर्व्स के थ्रू, तो जो भी मैसेज न्यूरॉन्स लेके जा रहा है, राइट, उसका कंडक्शन होता है। जो भी मैसेज मतलब इम्पल्स, मैसेज द ग्रामर वर्ड, इम्पल्स कहते हैं, मेडिकल वर्ड है, साइंस का वर्ड है इम्पल्स। तो जो भी इम्पल्स जा रहा है उसका फास्ट कंडक्शन और स्लो कंडक्शन हो सकता है। वो कौन से न्यूरॉन्स हैं जो इम्पल्स का कंडक्शन पास कराते हैं और वो कौन से न्यूरॉन्स हैं जो स्लो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इसको समझो भाई, इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज डेंड्राइट ने रिसीव किया, वो मैसेज डेंड्राइट से साइटोन में गया, साइटोन से एक्सॉन में गया, राइट। एक्सॉन की जो टर्मिनल्स हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो मैसेज माइलिन शीट, एक माइलिन शीट से दूसरी माइलिन शीट पे जंप अप करके, ठीक है, मतलब इस तरीके से एक माइलिन शीट से दूसरी माइलिन शीट में पहुंच के और फाइनली वो साइनेप्टिक नॉब तक पहुंचता है और नेक्स्ट न्यूरॉन में वो इम्पल्स पहुंचता है, राइट। लेकिन अगर माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है तो मैसेज का कंडक्शन कैसे होता है? देखो, पहले इधर आया, फिर इधर, फिर चार्जेस, एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन होता है, चार्जेस के फॉर्म में कंडक्शन होता है, मैसेज फॉरवर्ड जाता है, एक्सॉन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, चार्जेस की अदला बदली होती है। हम डिटेल में जाएंगे 11th में, 10th में डिटेल में इतना नहीं जाना, राइट। तो यहाँ पे माइलिन शीट ना होने की वजह से बहुत टाइम लगता है मैसेज को फॉरवर्ड होने में, कंडक्शन होने में। इसका मतलब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, non-myelinated neuron is responsible for the slow conduction of impulse, but the myelinated neuron is responsible for the fast conduction of impulse. फास्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, अगर किसी मैसेज को पास फॉरवर्ड आगे बढ़ाना है देन द माइलिनेटेड न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और अगर इम्पल्स कंडक्शन स्लो होता है देन द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, इट इज ऑफ टू टाइप, माइलिनेटेड, वी हैव कवर्ड अप, नॉन माइलिनेटेड, ये भी हम लोग ने देख लिया। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, ये भी देखा। एक्सॉन सबसे पहले, साइटोन, देन डेंड्राइट, देन एक्सॉन, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। हम लोग ने देखा साइटोन, डेंड्राइट, एक्सॉन। व्हाट इज साइटोन? साइटोन इज द सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें निसिल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, निसिल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ER गोल्जी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द पावर हाउस, ER गोल्जी पाया जाता है. And the most important line, cytosol receive the impulse या message from dendrite, right? It receive impulse from dendrite. ये message को कहाँ से receive करता है? Impulse from dendrite, right? Dendrite. जैसे आपने देखा ये dendrites हैं, पहले message dendrite से receive करेंगे, dendrite से फिर message कहाँ आएगा? Impulse कहाँ आएगा? cytosol में. Okay, now the next is dendrite. What is dendrite? Dendrites are the conduction of impulse जिनके थ्रू होता है, जो स्प्रेड होती है, मैसेज को रिसीव करती हैं. एंड व्हाट इज एक्सॉन? एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन होता है. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो मैसेज है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में आगे फॉरवर्ड होगा. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन होता है, राइट. और एक्सॉन दो तरीके के होते हैं. एक्सॉन पे अगर माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड एक्सॉन, और अगर एक्सॉन पे माइलिन शीथ नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन. वो एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ होगी उस एक्सॉन को हम कहेंगे माइलिनेटेड, और उस न्यूरॉन को हम कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन. वो एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ नहीं होगी उस एक्सॉन को हम बोल सकते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, और उस न्यूरॉन को हम बोल सकते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. It is clear everyone? Right? Depending upon the myelin sheath is present or not, the axon and the neuron is of two types. Right? We have covered this. हम लोग ने ये सब चीजें देख ली. अब moving forward. Now there is another very important term, and what is that? That is synapse. What is synapse? Right? What is synapse? इसको समझते हैं. Synapse is the junction between two neurons. इसको समझिएगा, very important term. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूरॉन है, आप लोग समझ रहे होंगे ये एक न्यूरॉन है, राइट. और ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ये एक सेकेंड न्यूरॉन है, ठीक है. इन दोनों के बीच में एक बहुत माइक्रोस्कोपिक गैप होता है. एक न्यूरॉन और वन न्यूरॉन एंड द सेकेंड न्यूरॉन के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बेटा, बहुत माइन्यूट गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप होता है. इस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स. Right? It is the junction where the one neuron end and the next neuron begin. इस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स, राइट. ठीक है, तो व्हाट हैपनिंग, साइनैप्स क्या होता है ये हम लोग ने देखा. साइनैप्स इज द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक गैप between the two neurons where nerve impulses are relayed by a neurotransmitter from the axon, presynaptic neuron and the dendrites of the postsynaptic neuron. Now what is the meaning of this? इसको समझना important है. इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए, कोई confusion ना रह जाए. Suppose this is one neuron. मैम आपको समझा रही हैं, right? This is one neuron. I'm just drawing the sketch diagram. This is the next neuron. ये इसकी dendrites होंगी, ये इसमें dendrites होंगी. This is the next neuron, right? This is the next neuron. ये dendrites है, ये dendrites है. This is the dendrites, right? Okay. Now these are the dendrites. Now listen to me. मैं क्या समझाने जा रही हूँ कि साइनैप्स क्या होता है. जब एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है और दूसरा न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू हो रहा है, उसके बीच में एक बहुत छोटा स्मॉल माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक गैप है. इसी को हमने नाम दिया है क्या? साइनैप्स, राइट. ठीक है, क्या मैं इस वाले न्यूरॉन को साइनैप्स से पहले वाले न्यूरॉन को एक नाम दे सकती हूँ? प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन. मतलब साइनैप्स से पहले वाले न्यूरॉन को हम क्या बोल सकते हैं? प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, राइट. और जो न्यूरॉन साइनैप्स के बाद आ रहा है उसको हम नाम क्या दे सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन. तो हम लोग समझेंगे साइनैप्स क्या है और कैसे इम्पल्स का या मैसेज का ट्रांसमिशन होता है वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, राइट. नाउ व्हाट हैपनिंग, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो मैसेज है वो रिसीव करता है कौन? डेंड्राइट. इम्पल्स
रिसीव करता है डेंड्राइट। कैसे रिसीव करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, हम लोग देखेंगे अभी आगे क्लास में, ठीक है। तो इम्पल्स रिसीव करता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से ये कहा जाता है साइटोन में मैसेज जाता है, इम्पल्स जाता है। साइटोन के बाद इम्पल्स कहाँ जाता है? एक्सॉन में। और एक्सॉन में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है बेटा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होता है, मतलब वो चार्जेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है एक्सॉन पे। यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट हुई, फाइनली ये इम्पल्स कहाँ पहुँचती है? साइनेप्टिक नॉब पे। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली इम्पल्स कहाँ पहुँचती है बेटा? साइनेप्टिक नॉब पे। साइनेप्टिक नॉब में फिल्ड होते हैं कुछ केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है बेटा? साइनेप्टिक नॉब में होता है न्यूरो मतलब न्यूरॉन, ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करने वाला, ट्रांसमीटर एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसमीटर, राइट, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे एक बहुत फेमस आपकी बुक में क्लास 10 की न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दिया है एसिटाइल कोलिन। इट इज द केमिकल, एक केमिकल है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल फॉर्म में होता है और उसका आपकी बुक में जो नाम दिया हुआ है वो है एसिटाइल कोलिन। जब आप 11th में जाओगे तो यहाँ पे आपको और न्यूरोट्रांसमीटर के नाम देखने को मिलेंगे, आपको यही नहीं पढ़ना होगा, ठीक है, आपको गाबा के बारे में बताया जाएगा, राइट, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन एक केमिकल है जो कि इसके अंदर भरा हुआ है, किसके अंदर? साइनेप्टिक नॉब के अंदर। जैसे ही मैसेज साइनेप्टिक नॉब में जाता है, साइनेप्टिक नॉब, ये देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, अब समझ में आएगा आपको। जैसे ही ये साइनेप्टिक नॉब है, ये साइनेप्टिक नॉब है, जब मैसेज यहाँ आता है तो ये देखिए इसके अंदर भरा हुआ है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर, राइट, ये केमिकल है, ये इसके अंदर भरा हुआ है। ये केमिकल रिलीज होता है कहाँ? साइनेप्टिक क्लेव, मतलब साइनेप, ये साइनेप्टिक क्लेव मतलब ये जगह, खाली जगह में, और फिर ये केमिकल नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जैसे काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, वैसे ही कंडक्शन होता रहता है, राइट। इस तरीके से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है। यहाँ तक मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू आया है, यहाँ तक मैसेज जो आपने अभी देखा, यहाँ तक मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू आया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ट्रांसमिशन हुआ है। यहाँ पे इस जगह पे कुछ चेंज हुआ, जब मैसेज साइनेप्टिक नॉब पे गया, साइनेप्टिक नॉब के अंदर केमिकल भरा हुआ था न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, वो केमिकल रिलीज हुआ इस स्पेस में, तो यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल, ठीक है, केमिकल ट्रांसमिशन हुआ है बेटा। मैसेज किस फॉर्म में ट्रांसमिट करता है? नेक्स्ट न्यूरॉन में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कि केमिकल ट्रांसमिशन होता है। जब ये केमिकल डेंड्राइट रिसीव करेंगे तो डेंड्राइट वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर ये काम होता रहेगा, सो ऑन, राइट, वापस ऐसे ही ये ट्रांसमिशन होता रहेगा। इस तरीके से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन एज वेल एज केमिकल इम्पल्स कंडक्शन, बोथ आर essential for the conduction of the message या conduction of the impulse. I hope it is clear everyone. Yes? Okay, now moving forward. The next is टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो अभी हम लोग ने एक्सॉन के बेसिस पे कि माइलिन शीथ है कि नहीं है, दो तरीके के न्यूरॉन देखे थे, दैट इज व्हाट माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। इसके अलावा अगर हम न्यूरॉन की बात करें कि देयर आर आल्सो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज व्हाट सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए समझिए, इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको समझना जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सपोज दिस इज हैंड, ये हाथ है, राइट, हाथ हमारा सेंस ऑर्गन है, स्किन हमारी सेंस ऑर्गन है, राइट। यहां से जो मैसेज लेके जाता है, राइट, सेंस ऑर्गन, हैंड इज व्हाट? सेंस ऑर्गन। हमारा हाथ क्या है? सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन है तो इस पे क्या होगा? रिसेप्टर होगा। कौन सा रिसेप्टर होगा? अभी हम लोग ने बात की स्किन पे, सेंस ऑर्गन में कौन सा रिसेप्टर होगा? दैट इज थर्मो रिसेप्टर, राइट, थर्मो रिसेप्टर। तो यहाँ रिसेप्टर क्या करेगा? मैसेज को रिसीव करेगा। मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट को टच किया, मेरे रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया। अब ये जो न्यूरॉन हैं जो सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं
सेंसरी न्यूरॉन। आपको पता है जो सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंसरी न्यूरॉन। दो न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, किसे कहते हैं हम? सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन विच receive मैसेज या इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन से मैसेज को, इम्पल्स को रिसीव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, राइट। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ले जाके किसको देगा? बीच में एक और न्यूरॉन होता है जिसको हम बोलते हैं, सेंटर में एक न्यूरॉन होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज रिले न्यूरॉन, या इसका एक और नाम है इंटरमीडिएट न्यूरॉन, या इसका एक और नाम है जो अभी हम लोग ने पढ़ा, इंटर न्यूरॉन। इसका काम क्या है अभी देखते हैं। इसके अलावा वो नर्व, वो न्यूरॉन जो मैसेज को रिसीव करेगा, राइट, ठीक है, कहाँ से? ब्रेन से, जहां से भी उसे रिस्पॉन्ड कराना है, उसको हम बोलते हैं दैट इज मोटर न्यूरॉन क्या कराता है? मोटर न्यूरॉन वापस उस हैंड पे आएगा, मोटर न्यूरॉन वापस उस हाथ पे आएगा और रिस्पॉन्ड कराएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्डिंग कराता है बेटा, रिस्पॉन्ड कराता है। तो मोटर न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड सेंड इट टू द इफेक्टर ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिसीव इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, राइट, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, एंड सेंड इट, और भेज देता है, एंड सेंड इट टू इफेक्टर ऑर्गन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टर ऑर्गन? इफेक्टर ऑर्गन हम किसे बोलते हैं? मसल्स को। अब जिसको नहीं समझ में आया समझें, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, मैंने इसे टच किया, राइट। मैंने टच किया तो मुझे सेंस भी तो करना है ना, मैं क्या पकड़े हुए, तो मैंने टच किया, तो मेरे रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया, राइट, इम्पल्स मैसेज को रिसीव किया। अब जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो इम्पल्स जाएगा कहाँ? ब्रेन, पहले स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में मैसेज की रिस्पॉन्डिंग होगी, हमें समझ आएगा कि हम क्या पकड़े हैं या क्या हमने टच किया। आंखों से देखेंगे, ब्रेन बताएगा कि क्या पकड़े हो, साइज क्या है, राइट। ब्रेन क्या करेगा? वापस मोटर, ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है मोटर न्यूरॉन, जो वापस इस हाथ को क्या कराएंगे? रिस्पॉन्ड कराएंगे, ठीक है, पकड़वाएंगी, ग्रैब्स करवाएंगी, रिस्पॉन्ड कराएंगी। इसका मतलब मैसेज रिसीव जो न्यूरॉन करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी, और जो रिस्पॉन्ड कराते हैं न्यूरॉन उन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। इट इज क्लियर? और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं बीच वाले न्यूरॉन, जिनको हम कहते हैं रिले, इंटरमीडिएट या इंटर न्यूरॉन, राइट। इट कनेक्ट, इसका मतलब क्या है? इट कनेक्ट मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, I hope it is clear to everyone. Motor neuron, right? It is clear everyone? So this is what, there are 3 types of neuron depending upon the location. Okay, now हम लोग ने ये देख लिया सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के बारे में। Now moving forward, and that is what reflex action. It is also one of the most important. Reflex action क्या होता है? अगर मैं रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूं तो इट इज द सडन इनवॉलंटरी रिएक्शन, अचानक से होने वाला, ठीक है, वॉलंटरी के इनवॉलंटरी रिएक्शन, राइट। अब मेरी बात समझिएगा आप लोग, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा वॉलंटरी एक्शन जो भी हम कर रहे हैं, जैसे अभी इस टाइम मैं बोल रही हूँ तो मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, राइट। अगर मैं हाथ हिला रही हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में, मैं चाहूँ तो ऊपर करूँ, मैं चाहूँ तो नीचे करूँ, तो जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में है दैट इज द वॉलंटरी एक्शन। हमारा नर्वस सिस्टम हमारे वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, एक बात। दूसरी बात,
हमारा नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन? इनवॉलंटरी का मतलब अगर हमारा हार्ट बीट, राइट, दिल धड़क रहा है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, राइट, ठीक है। अगर हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन हो रहा है, जैसे मैं कहूँ कि रुक जाओ भाई अभी यूरिन का फॉर्मेशन मत करना, तो मेरी नहीं सुनेगा, राइट, क्यों? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। दैट इज कॉल्ड द इनवॉलंटरी एक्शन, राइट। और तीसरी बात होती है रिफ्लेक्स एक्शन। नो, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन मतलब वो एक्शन जिसको हमें सडन रिस्पॉन्ड करना है, अदरवाइज बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, जलती हुई कोई यूटेंसिल को पकड़ा, या हमने कोई करंट जैसे स्विच है उसमें हाथ डाला, तो अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, राइट, तो हॉट ऑब्जेक्ट को हमें सडन हटाना होता है। हमें क्या होता है, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम सडन रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, राइट, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। क्या इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है या इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है? सवाल पूछा जाता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो किसके कंट्रोल में है। तो प्लीज रिमेंबर, प्लीज कीप इट इन योर माइंड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट under the control of brain. It is not under the control, it is not under the control of brain. ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसके कंट्रोल में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें पढ़ी थी ना, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये किसके कंट्रोल में है? स्पाइनल कॉर्ड। मतलब हम लोग जो सडन रिस्पॉन्स कराते हैं, राइट, तो वो कौन कराता है? हमारा ब्रेन? नो, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। कैसे कराता है अभी हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी, इसको हम बोलते हैं सडन रैपिड इनवॉलंटरी एक्शन, रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अगर हमने कोई ऐसे स्टिमुलस को हाथ लगाया है जिसमें हमें हमारे जलने के चांसेस ज़्यादा है, खतरे का चांसेस ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली सडन रिस्पॉन्ड करा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर हेलमेट ना लगाओ तो आँख में कभी कुछ चला जाता है तो आपकी आँख सडनली बंद हो जाती है, खुली नहीं रहती। ये क्या है? ये सडन रिस्पॉन्स हो रहा है, राइट, ठीक है। अगर आप कभी गलती से आपका आग में हाथ चला जाए, जलती हुई चीज पे हाथ चला जाए, तो आप नहीं हटाते, वो अचानक से हट जाता है, सडन हट जाता है, उसे आप नहीं हटाते। आप क्या सोचते हो कि आप हटा रहे हो? वो नहीं बेटा, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड हटवा रही है। वो आपके कंट्रोल में नहीं है एक्शन, वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी है। जो सडन एक्शंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो स्पाइनल कॉर्ड करवाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्यों ऐसा होता है? ताकि कोई हमारी बॉडी को डैमेज ना हो, मिनिमाइज एनी डैमेज टू द बॉडी फ्रॉम पोटेंशियल हार्मफुल कंडीशन सच एज टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज पूछी जाती है, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क का भी समझ लो, जो पाथवे फॉलो होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, द पाथवे फॉलोड इन रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हमारी बॉडी सडन रिस्पॉन्स कैसे कराती है, लेट्स सी। सबसे पहले ये एक आपको सेंस ऑर्गन दिखाया जा रहा है जिसको मैंने कहा है स्किन, राइट, हाथ है, स्किन है इसमें, तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन है। इसने एक जलता हुआ यूटेंसिल हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, अब इसे हटाना होगा, राइट, कैसे हटेगा? जैसे ही सेंस ऑर्गन हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो आपको पता है सेंस ऑर्गन से कौन सा न्यूरॉन मैसेज रिसीव करता है? सेंसरी न्यूरॉन। वो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके किसके पास जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके किसके पास जा रहा है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे एक चीज फोकस कीजिए, बीच में आपको कुछ दिखाया जा रहा है। जब ये मैसेज आया तो ये जो बीच में है जिसको हमने कहा है रिले न्यूरॉन, आपको पता है रिले न्यूरॉन किसके बीच में पाया जाता है? मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में। ये रिले न्यूरॉन मैसेज कैसे आया? मैसेज आया पहले यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से यहाँ, और कहाँ आया? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन मैसेज को फॉरवर्ड किसे दे देगा? किसे देगा? मोटर न्यूरॉन या इफेक्टर। ये वाला क्या है बेटा? ये वाला है मोटर न्यूरॉन, जिसको हमने एक और नाम बोला था। मोटर न्यूरॉन को हम एक और नाम से जानते हैं, इफेक्टर ऑर्गन। याद आया? सॉरी, इफेक्टर न्यूरॉन बोलते हैं।
इसको एक और नाम से जानते हैं, सेंसरी को एफेक्टर न्यूरॉन। इंपॉर्टेंट है, आप लोग 11th में पढ़ोगे, सवाल आते हैं यहाँ से, ठीक है। आप लोग के 10th लेवल पे ये नहीं होगा, लेकिन 11th में जरूर पढ़ोगे आप लोग। तो सेंसरी न्यूरॉन को हम एफेक्टर भी बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन को इफेक्टर भी बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज सेंस ऑर्गन से रिसीव करता है, मोटर न्यूरॉन जो मैसेज को भेजता है रिस्पेक्टिव हैंड पे या रिस्पेक्टिव मसल पे और रिस्पॉन्ड कराता है, जो रिस्पॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिस्पॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो मैसेज रिले न्यूरॉन मोटर को दोगा और मोटर क्या करेगा, वापस इस हाथ पे आएगा और ये हाथ को हटवा देगा। और ये काम इतना फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है, इतनी जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कर रहे हैं या हटवा कोई और है, कोई स्पाइनल कॉर्ड है जो हमें इतना सडन इनवॉलंटरी रिएक्शन करा रही है, इतना सडन होता है, राइट। तो दिस इज द पाथवे जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है। दिस पाथवे, द पाथवे विच इज फॉलोड बाय इन द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे फॉलोड होता है जिससे हमारा रिस्पॉन्ड होता है, उस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, उस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। A reflex arc is a neural pathway that control reflex action। वो पाथवे, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे फॉलो होता है, जो रास्ता फॉलो होता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या मैंने यहाँ कहीं पे ब्रेन का नाम लिया? नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी है, मैसेज टू ब्रेन। अब इसको समझना, यहाँ पे एक चीज लिखी है मैसेज टू ब्रेन। अब इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी हमारा रिस्पॉन्ड होता है ब्रेन पे जाती है, ब्रेन में वो मेमोरी सेव हो जाती है, वो इम्पल्स ब्रेन में जाता है। ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं करा रहा, इम्पल्स ब्रेन में इसलिए जा रहा है ताकि वो जो काम हुआ है वो सेव हो जाए, वो रिफ्लेक्स वापस फिर से ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने कभी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, हमें पहली बार नहीं पता था, जब बच्चा छोटा होता है उसे नहीं पता होता क्या गर्म चीज़ है क्या ठंडी चीज़ है, राइट। वो आके किसी भी चीज़ को छू लेता है, हॉट ऑब्जेक्ट को छू लेगा तो उसकी सडन रिफ्लेक्स एक्शन होगा और फिर वो आइंदा नेक्स्ट टाइम वो बच्चा उस चीज़ को नहीं छूता। जस्ट इमेजिन, एक बार गलती करने के बाद वो दूसरी बार गलती नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है आपका बेटा, उसमें कुछ इम्पल्स ब्रेन पे जाते हैं और ब्रेन में मेमोरी के फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है ताकि नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो काम गलत या डैमेज ना हो। इट इज क्लियर एवरीवन? सो थैंक्स टू गॉड, कितना अच्छा बनाया है हमें कि जिसकी वजह से हम लोग में कोई भी गड़बड़ होने के चांसेस, हमारी बॉडी को डैमेज होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। इतना सिस्टमैटिक चीजें दी हैं, ठीक, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन जो कि आपको समझना था ना। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी, ये सब पढ़ लिया आपने, सब पढ़ लिया। नेक्स्ट इज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। Brain is divided into 3 parts. Forebrain, cerebrum, thalamus, hypothalamus. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेन की बात करें तो ये जो आगे वाला पार्ट होता है दिस इज द फोर ब्रेन, ये जो बीच वाला होता है ये में अंदर एनाटॉमी में देखना पड़ेगा आपको, 11th में एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन पढ़ाई जाएगी। ये जो मिडिल वन दिस इज द मिड ब्रेन, और ये जो पीछे का होता है पार्ट ब्रेन का दैट इज द हाइंड ब्रेन। आप इस डायग्राम में देखो तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आगे वाला पार्ट है दिस इज फोर ब्रेन, ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे ये जो बीच वाला होता है इसको मिड ब्रेन कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है मिड ब्रेन, और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, वो जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें? फोर ब्रेन में ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट दिस इज सेरिब्रम, सेरिब्रम, ब्रम नॉट बिलम, सेरिब्रम, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस, रीजनिंग, राइट, लर्निंग, ये सब चीज़ों के लिए सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। वॉलेंट्री एक्शन के लिए हमारा सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरिब्रम, राइट। इसके अलावा एक और पार्ट होता है थैलेमस और एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्स्ट, हंगर, होम्योस्टैसिस, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, इन सब के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आपको क्लास 11th में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, नॉट इन द 10th, ओके। नाउ मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में एज सच आपके 10th लेवल पे इतना कुछ नहीं बताया गया, लेकिन 11th में मिड ब्रेन हम पढ़ेंगे तो मिड ब्रेन में बेटा दो चीजें पढ़ी जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। मिड ब्रेन में दो लोब पाए जाते हैं, एक लोब होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक लोब,
ऑप्टिक लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, जो आप देख रहे हो आंखों से, उसका कोई ना कोई ब्रेन में सेंटर होगा ना, कि जब हम एक बार किसी को देखते हैं तो दूसरी बार उसकी शक्ल हमें याद रहती है कि हाँ मैंने इसको यहाँ देखा था। तो हमारा ब्रेन में वो कौन सा, कहाँ पे वो सेंटर है जहाँ पे विजन का रिकॉर्ड होता है, दैट इज द ऑप्टिक लोब एंड दैट इज इन द मिड ब्रेन, राइट। दूसरा होता है आपका ऑडिटरी लोब। ऑडिटरी लोब नाम से ही पता लग रहा है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयरिंग, जो आप सुन रहे हो अपने कानों से, वो आपका और मिड ब्रेन में ऑडिटरी लोब में क्या होता है, इंफॉर्मेशन डाटा सेव हो जाता है। फिर जब आप वो बात आपने पहली बार सुनी होगी तब वो डाटा जाएगा, सेव होगा। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम कोई वही चीज़ बोलेगा तो आपको याद रहेगा, अरे ये तो पहले भी बोल चुकी हो, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो, राइट। क्यों? क्योंकि डाटा सेव है, इंफॉर्मेशन सेव है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, वैसे ही तो, इसीलिए तो ब्रेन को कहा जाता है इट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। It is very important part, right? And the third part of the brain, that is the hind brain. Hind brain consists of cerebellum, not cerebrum, it is cerebellum, pons feruli and medulla oblongata. Very important. ठीक है, cerebellum is responsible for it is responsible for the body balance. cerebellum किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग एल्कोहलिक, जो लोग ड्रिंक लेते हैं, उनका बॉडी बैलेंस अक्सर डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। हो जाता है इधर चला मैं उधर चला, राइट, ठीक, जाने कहाँ मैं किधर चला तो बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। किसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, राइट? बिकॉज जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है वो लिवर में एब्जॉर्प्शन होता है, डायरेक्ट सेरिबेलम पे असर करता है। सेरिबेलम जो बॉडी बैलेंस को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, उसके वो डिस्टर्ब होने की वजह से बॉडी पॉस्चर डिस्टर्ब हो जाता है, राइट, ठीक है। द नेक्स्ट इज मेड्यूला पॉन्स फेरुलाई की बात करें तो पॉन्स फेरुलाई आपकी ब्रीदिंग रेट को भी कंट्रोल करता है। न्यूमोटैक्सिस सेंटर होता है, 11th में पढ़ोगे आप लोग। हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे सेंटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे आप छींकते हो, खांसते हो, ठीक है, स्नीजिंग, कपिंग, जो भी ऑल दोज एक्शन, जैसे सेलाइवेशन, जैसे अगर सामने पिज्जा रख दिया जाए और आप भूख लगी है आपको, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माउथ में सेलाइवेशन बढ़ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द मेड्यूला। जो भी हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, छींकना, खांसना, सेलाइवेशन, ठीक है, वो सारे, ब्रीदिंग, ठीक है, वो सब चीज़ें किसके कंट्रोल में है? मेड्यूला के कंट्रोल में। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर एंड द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। नॉट गोइंग इन डिटेल, ये सब चीज़ों को आप डिटेल में 11th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। बहुत आसान है पढ़ना, बहुत मज़ेदार है पढ़ना। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? ब्रेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ना, ब्रेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अगर उसमें कोई डैमेज हो गया तब तो मतलब मसला ही खत्म, तब तो रिस्पॉन्ड ही नहीं होगी, ऑन द स्पॉट डेथ। तो ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो गॉड को भी पता है, तो उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन के लिए दिया होगा ना। बिल्कुल दिया है। क्या दिया है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है 3 चीजें, सब लोग सुनो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पार्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज क्रेनियम। व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, राइट। व्हाट इज क्रेनियम? ब्रेन बॉक्स। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेन दिखाया गया है और ब्रेन के ऊपर आपको स्कल दिखाया गया है। स्कल मतलब खोपड़ा, राइट। व्हाट इज द क्रेनियम? बोन है बेटा, बोन, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, हड्डी है, राइट। क्रेनियम जो कि ब्रेन अंदर है, क्रेनियम ऊपर है। अगर किसी का एक्सीडेंट भी होता है तो ब्रेन पे डैमेज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्रेनियम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा क्या है ब्रेन में? इसके अलावा ब्रेन के पास बहुत इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, राइट। मेनिंजेस इज व्हाट? ब्रेन में कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, आर्चनोइड, ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं जो कि 11th में डिटेल में पढ़ोगे, क्या काम है इनका। 10th में डिटेल में नहीं है, राइट। तो ब्रेन में कुछ मेम्ब्रेन है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ब्रेन में भरा होता है पानी, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड,
ये फ्लूइड का काम क्या होता है, फ्लूइड जहां जहां पानी की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन में पानी है, और पानी का काम क्या है, एक्चुअल इट इज नॉट वाटर है, H2O के जैसा नहीं है, फ्लूइड है, समवॉट डिफरेंट कॉम्पोजिशन, राइट, ठीक है। तो ये फ्लूइड का काम होता है, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ये कुशन का काम करता है बेटा, कुशन का, शॉक एब्जॉर्बर का हो या कुशन, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। कोई भी अचानक से सदमा होता है अगर, राइट, शॉक लगता है, चाहे एक्सीडेंटल शॉक हो, चाहे कोई स्ट्रेस, किसी का भी शॉक लगता है, तो ब्रेन पे असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है वो किसी अचानक से होने वाले शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुशन नहीं होता, सॉफ्ट वाले कुशन, ठीक है, अगर आप उसको दबाओगे तो क्या होगा, डैमेज नहीं होगा अंदर वाला, क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मूथ है, राइट, फ्लफी है, राइट। वैसे ही फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, तो ब्रेन में डैमेज नहीं होता। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, क्रेनियम, मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपकी बॉडी में हर जगह पे ज्यादातर गॉड ने फ्लूइड दे रखा है ताकि आपकी बॉडी अचानक से होने वाले शॉक को फेस कर सके, बच जाओ आप, थैंक्स टू गॉड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन में फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट, लिवर में फ्लूइड, सॉरी आपका लंग में फ्लूइड है, दैट इज व्हाट, लंग में जो फ्लूइड है दैट इज आपका प्लूरल फ्लूइड, आपके हार्ट में फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। सो दीज ऑल व्हाट, दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ओके। सो दिस इज व्हाट प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं दो चीजें, एक का नाम है वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल, एक का नाम है वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम, एक का नाम है आपका दैट इज मेनिंजेस, यस मेनिंजेस, और एक है आपका दैट इज CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जिससे नहीं समझ में आ रही है बात, एक बार फिर से समझने, लाइक दिस, सपोज दिस इज ब्रेन, राइट, एंड दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने यही पढ़ा ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। दिस इज व्हाट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। मैंने क्या बताया कि ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन के ऊपर कुछ मेम्ब्रेन है जिसको मैंने कहा मेनिंजेस, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, आर्चनॉइड, डिटेल में नहीं जा रहे, ये मेम्ब्रेन नीचे तक आती हैं बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी होती हैं और ब्रेन में भी होती हैं, राइट, ठीक है। तो पहली चीज जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है दैट इज द मेनिंजेस, राइट। दूसरी चीज जो सिर्फ आपको ब्रेन पे मिलेगी वो क्या है, वो है क्रेनियम, क्रेनियम जो सिर्फ ब्रेन में मिलेगा, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है क्रेनियम, राइट, क्रेनियम हो गया। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम होती है, जैसे मैम बना रहे हैं, हड्डी बेटा, हड्डी, राइट, बोन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट इज दिस वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, 33 वर्टिब्रेई होती हैं, टोटल 33 होती हैं वर्टिब्रल कॉलम, राइट। अब इसमें एक और चीज होती है जिसको मैंने कहा फ्लूइड, फ्लूइड कहाँ है, भरा हुआ है ब्रेन के अंदर, ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आया है, राइट। तो इसका मतलब कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है वो हमने पढ़ा। ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखिए क्रेनियम, मेनिंजेस और फ्लूइड। लेकिन अगर मैं पूछूं स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, मेनिंजेस और फ्लूइड। इट इज वेरी सिंपल, राइट, ठीक है। नाउ वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, इट इज समवॉट लाइक दिस। इसको ऐसे समझिए जैसे वो जो यूज एंड थ्रो वाला पेन होता है ना, आपको पता है अंदर उसमें लिड पड़ी होती है, उसकी जो बॉडी है, पेन की जो बॉडी है बाहर की, इट इज द वर्टिब्रल कॉलम, वो बोन है, वो हड्डी है। लेकिन उसके अंदर जो लिड भरी हुई है वो आपका न्यूरल टिश्यू है, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, राइट। तो गॉड को पता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होना चाहिए। मान लो किसी का सडन अगर एक्सीडेंट होता है, अगर वर्टिब्रल कॉलम ना होती तो स्पाइनल कॉर्ड रप्चर होती है और वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है इंसान की। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि गॉड ने इतना अच्छा बनाया है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है जो कि आपका न्यूरल टिश्यू है वो डैमेज ना हो, तो उसके बाहर उसने बोन्स दे दी, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बोन दे दी, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, राइट। वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इट इज क्लियर। नाउ
वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में जो ऊपर की तरफ पाई जाती है वर्टिब्रेई, उन्हें हम कहते हैं सर्वाइकल। दिस इज नॉट इन द 10th में डिटेल में नहीं है, लेकिन 11th में इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, 11th का सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में अब आपको जाना नहीं है, सिर्फ हम नीट लेवल पे कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करेंगे, राइट। तो ये है सर्वाइकल जो ऊपर की तरफ मिलती है, द अपर वर्टिब्रेई इज कॉल्ड द सर्वाइकल। फिर जो हमारे थोरैक्स रीजन में पीछे की तरफ मिलती है दैट इज द थोरैसिक वर्टिब्रेई, फिर लंबर वर्टिब्रेई, फिर सैक्रल और फिर कॉकेक्स। तो वर्टिब्रेई होती है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स। कितनी होती है? 7, 12, 5, 5, 4। ठीक है, तो हमें इसे डिटेल में नहीं जाना, हम लोग आगे फॉरवर्ड 11th में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ डू दीज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। नर्वस टिश्यू में एक्शन कैसे होता है? तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो नर्वस टिश्यू है, अगर मैं कहूँ नर्वस टिश्यू मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, हमारा जो न्यूरॉन है उसमें एक्शन कैसे होता है, एक बार हम समराइज कर लें। न्यूरॉन में एक्शन कैसे होता है? सबसे पहले होता है सेंस ऑर्गन में होते हैं रिसेप्टर से इम्पल्स रिसीव करते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये इम्पल्स को भेजते हैं कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, या मैं कहूँ ब्रेन, दोनों जगह ब्रेन। फिर यहाँ पे निकलता है रिले न्यूरॉन की बात न करें तो हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन क्या कराता है? मोटर न्यूरॉन फाइनली उस रिस्पेक्टिव मसल को, ठीक है, मसल को या ऑर्गन को, स्किन को, मसल को या रिस्पॉन्ड कराता है। क्या कराता है बेटा? रिस्पॉन्ड कराता है। तो इस तरीके से हमारा न्यूरल टिश्यू एक्शन कॉज करता है। न्यूरल टिश्यू में जो एक्शन होता है वो दो तरीके से होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो कि न्यूरॉन के एक्सॉन्स पे होता है, फिर साइनैप्स से केमिकल रिलीज होते हैं, हमने देखा था साइनैप्टिक नॉब से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और वो फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाता है और ऐसे ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज का ट्रांसमिशन होता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। ये आपका नर्वस सिस्टम के बारे में था, राइट, ठीक है। तो आज हम लोग ने इस क्लास में नर्वस सिस्टम अच्छे से कंप्लीट किया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th में दो आपकी सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन। सो इन दिस क्लास टुडे आई हैव कंप्लीटेड द नर्वस सिस्टम। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। क्लास 10th के लेवल पे इतना फंडामेंटल्स आपका क्लियर होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। क्लास 11th में क्या क्या ऐड ऑन होगा, जैसे आपको क्लास 11th में ब्रेन के बारे में थोड़ा डेप्थ पढ़ना होगा। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल टिश्यू एक्शन डिटेल में पढ़ना होगा, राइट। तो कुछ चीज़ें जो आपको 11th में यहाँ पे डेप्थ में आने वाली हैं, ठीक। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन for joining the lecture, and yes, if you have any doubt, any question, then please free to do comment in the comment box, right? Thank you so much everyone for the joining.